नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। जैसे आप पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, अप्रैल का महीना लगभग आधे से ज्यादा निकल चुका है। अभी तक भारत सरकार ने जनवरी 2026 से मिलने वाला डीएडीआर की घोषणा नहीं की है। तो ऐसे में क्या अप्रैल महीने का पेंशन हमारा पुराने डीए के हिसाब से आएगा, या अभी भी चांसेस हैं कि हमारा अप्रैल महीने का पेंशन बढ़ा हुआ आएगा, या जो भी जनवरी फरवरी मार्च का एरियर बनेगा उसका भी भुगतान हो जाएगा? इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ पेंशनर को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान हो गया है, जो एक अच्छी खुशखबरी है, जिसके बारे में आगे डिटेल्स में आपको समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन में जेसीएम की तरफ से जो मांगे भेजी गई हैं, उसमें एक अहम और महत्वपूर्ण मांग यह भी है कि हर 6 साल में एमएसपी का रिवीजन हो। तो ऐसे में आपको पेंशन या पेमेंट में किस तरीके का फायदा मिलेगा वो भी आगे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। आपका पेंशन का अमाउंट का एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ईसीएचएस में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो आने वाले समय में ईसीएचएस में बहुत सारी चीजों को तब्दीली करेगा। तो ऐसे में आपको जानकार रहना है। आप कुछ अपडेट्स अभी से करवाना शुरू कर दें, नहीं तो ईसीएचएस की सुविधा लेने में आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। चलिए, इसके बारे में भी एक लेटर जारी हुआ है, वो भी आगे आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, 8वें वेतन आयोग में 6, 12, 18, 24 और 30 साल में एमएससीपी का प्रावधान क्या है, इसमें मायने और कैसे मिल पाएगा इसका लाभ। जी हाँ, इसके क्या है मायने और इसका क्या लाभ आपको होगा। चलिए, सबसे पहले तो जो मांग भेजा गया है जेसीएम की तरफ से उसको देखते हैं, फिर आपको आगे प्रैक्टिकली समझाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से इससे आपको फायदा मिल पाएगा। ये वाला स्लाइड में मैं आगे समझाऊंगा कि किस तरीके से उसका फायदा मिल पाएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो मांग भेजा गया है उस मांग को देख लेते हैं दोस्तों। जेसीएम ने 8वें पे कमीशन को जो प्रपोजल भेजे हैं, उनमें से एक अहम और महत्वपूर्ण प्रपोजल है एमएससीपी स्कीम में बड़े बदलाव करना। जी हाँ, एमएससीपी स्कीम में महत्वपूर्ण बदलावों की मांग की गई है, जिससे पेंशनर और कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। और ये सामने बढ़िया सा प्रेजेंटेशन के जरिए जो जेसीएम के द्वारा भेजा गया प्रपोजल का आप डिटेल्स देख पा रहे हैं, जिसमें यह मांग की गई है कि एमएससीपी स्कीम के तहत चाहे किसी भी रैंक का, किसी भी ग्रेड का कर्मचारी हो, उसको फाइनेंशियली बेनिफिट मिले। बेशक उसका प्रमोशन ना हो पाए, लेकिन फाइनेंशियली उसका पेमेंट में और पेंशन में बढ़ोतरी हो। और किस तरीके से बढ़ोतरी हो? 6 साल में अगले रैंक का मिले, 12 साल में उससे अगले रैंक का, 18 साल में उससे अगले रैंक या अगले ग्रेड का, 24 साल में उससे अगले का और 30 साल में उससे अगले का। यानी कि पूरे सर्विस के दौरान 5 कुल अपग्रेडेशंस मिले, जिससे कि पेमेंट और पेंशन में अच्छा खासा फायदा मिल सके। ऐसी मांग, ऐसा प्रपोजल भी भेजा गया है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि जेसीएम की तरफ से एक अहम मांग भेजी गई है। अब इस मांग के बाद प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि अगर इसको कंसिडर किया जाए तो इसका किस तरीके से फायदा मिलता है। दोस्तों, आज के डेट में लगभग ज्यादातर पेंशनर का, जो डिफेंस पेंशनर है, उनका पेंशन ओआरओपी के टेबल के हिसाब से ही मिलता है। तो ओआरओपी के हिसाब से ही मैं आगे समझाऊंगा कि अगर ये प्रपोजल कंसीडर होता है तो फायदा कैसे मिलेगा। एक लाइव एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं दोस्तों। हम एग्जांपल लेते हैं एक सिपाही वाई ग्रुप का, जिनका आज के डेट में ओआरओपी 3 के हिसाब से अगर हम पेंशन को कंसीडर करें, तो जिनका अगर लेंथ ऑफ सर्विस 6 साल हो, तो उनको आज के डेट में 15,513 रुपए का बेसिक पेंशन मिल रहा है। अगर 12 साल के सिपाही की बात करें तो 17,476 रुपए उनको बेसिक पेंशन मिल रहा है। वहीं 18 साल के सिपाही की बात करें तो 20,463 रुपए, 20,463 रुपए आज के डेट में बेसिक मिल रहा है। और 24 साल के सिपाही की बात करें तो 22,659 रुपए मिल रहा है। यहां किसी का सवाल हो सकता है कि 22 साल का सिपाही नहीं होता है। होता है, बिल्कुल होता है। कई सारे कोरों में जैसे डीएससी वगैरह में होते हैं। चलिए, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया इस तरीके से। खैर, सिपाही तो शायद ही हो कोई, लेकिन बाकी रैंकों में जैसे अगर नायक की बात करें, हवलदार की बात करें, या सूबेदार, नायब सूबेदार की बात करें, तो 30 साल के होते हैं। तो उनको भी ये जो प्रपोजल भेजा गया है उससे फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर ये प्रपोजल कंसिडर हो जाए तो जो मैक्सिमम 3 ही अपग्रेडेशन वाला जो एक लिमिट लगाया है उसको हटाना पड़ेगा, वो हट जाएगा। जिस वजह से ऊपर रैंक के जितने पेंशनर हैं, जैसे नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, उनको भी फायदा मिल सकता है दोस्तों इससे। चलिए, अब आगे बताता हूं कि 15,513 रुपए उनका अगर बेसिक है, तो ये कंसिडरेशन हो जाए तो 6 साल का लेंथ ऑफ सर्विस होते ही उनका आज के डेट का ओआरओपी 3 का मैं टेबल के हिसाब से बता रहा हूं, उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा
₹28। ये केवल एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। चलिए, तो इस तरीके से, क्योंकि उनको पेंशन मिला करेगा अगला रैंक का, नायक का, उसी हिसाब से 12 साल का लेंथ ऑफ सर्विस किसी सिपाही का हो, प्रमोशन ना हो पाए तो उनका बेसिक पेंशन 20,388 हो जाएगा, जो कि एक हवलदार का रैंक का होगा, क्योंकि 12 साल में उनको दूसरा अपग्रेडेशन मिल जाएगा जो अभी प्रपोजल भेजा गया उस हिसाब से। अगर वहीं हम 18 साल की लेंथ ऑफ सर्विस के सिपाही की बात करें तो उनको 25,075 रुपए मिल जाएगा दोस्तों, 25,075 रुपए का बेसिक मिलेगा, क्योंकि उनको न्याय सुधार के बराबर का जो है पेंशन मिला करेगा, क्योंकि थर्ड अपग्रेडेशन उनको लागू हो जाएगा इस प्रपोजल के हिसाब से। आगे वहीं अगर फोर्थ अपग्रेडेशन की बात करें, जो 22,659 रुपए आज के डेट में उनको मिल रहा है, वो जाके 28,800 हो जाएगा एक सूबेदार का बराबर का। तो इस तरीके से फायदा मिलेगा। और बाकी मान लीजिए कोई नए सूबेदार हैं या सूबेदार हैं 30 साल सर्विस के, तो उनको उससे अगले रैंक का भी फायदा ऐसे मिल सकता है। ये फायदा दोस्तों लागू हो सकता है अगर ये जो प्रपोजल भेजा गया अभी आपने देखा उसको लागू किया जाए तो। चलिए, अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते दोस्तों, और अगली जानकारी है स्पर्श से अप्रैल 2026 की पेंशन बढ़ी हुई आएगी या DADR 60% के हिसाब से या 58% के हिसाब से। दोस्तों, अप्रैल का महीना लगभग निकलने को है, अभी हम लगभग आखिरी की ओर चल पड़े हैं। अब कुछ ही दिनों में स्पर्श द्वारा एडवांस इंटीमेशन का मैसेज भी आ जाएगा पेंशन का। तो ऐसे में अभी तक DADR का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, तो अब ऐसे में चांसेस कम रह गए हैं कि अप्रैल का महीने का पेंशन हमें बढ़े हुए रेट में मिले। चांसेस कम है, अभी मैं बताऊं तो 70-30 हो गया है। 30% चांसेस हैं अभी भी कि बढ़ा हुआ पेंशन मिल जाए, 60% के हिसाब से मिल जाए, लेकिन 70% चांसेस वही है कि पिछले महीने जितना मिला उतना ही पेंशन मिल पाएगा दोस्तों। इसलिए, और एरियर का भी उसी हिसाब से है। अगर समय से डिक्लेयर हो जाता तो एरियर भी मिल जाता, तो एरियर के भी मिलने के चांसेस बिल्कुल अब कम बच गए हैं। तो ऐसे में आगे अब हमें मई के महीने से ही इसके भुगतान के आसार दिख रहे हैं दोस्तों। तो अप्रैल का महीने का आपका जितना पेंशन आएगा वो पिछले महीने के बराबर ही आने के चांसेस हैं। चलिए, अब अगली जानकारी दोस्तों, वाह खुशखबरी, लंबा इंतजार हुआ खत्म और पेंशनर को CEA का पैसा मिला 54,000 अप्रैल 2026 में। जी हाँ दोस्तों, इसका भी एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, यह बेहद अहम जानकारी है। पेंशनर के खाते में 15 अप्रैल 2026 को 54,000 रुपए जो है CEA का पैसा मिला। ये मैसेज देखिए आप, स्क्रीनशॉट जो पेंशनर ने भेजा है, उनके खाते में ये पैसे आ गए। अब ये कौन सा CEA है, ये 54,000 रुपए किस तरीके से हुआ, तो आपको बता दूं, ये सर्विस के दौरान का CEA है। पेंशनर रिटायरमेंट आ गए, लेकिन उनका सर्विस के दौरान का CEA बचा हुआ था, जो आप भुगतान हुआ है सैनिक पाठशाला से जुड़ करके कार्रवाई करने के बाद। मैं एक्स हौलदार सुरेंद्र सिंह अक्तूबर 2020 में रिटायरमेंट होया हूँ। सर, मेरा 2 बच्चों का उस टाइम का CA का पैसा नहीं आया और मैं सर बहुत कोशिश की पर मेरा पैसा नहीं आया। सर, उसके बाद मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा और सैनिक पाठशाला ने सर ने मेरे को गाइड किया कि आप CP ग्राम में कंप्लेंट डालो। सर, मैंने CP ग्राम में कंप्लेंट डाली और मेरे CA का 54,000 रुपया 15 अप्रैल 2026 को मेरे अकाउंट में आ गया। सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सैनिक पाठशाला से जुड़ें और अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करवाएं। फ्री कॉस्टा, कोई भी पैसा नहीं लेते सर सैनिक पाठशाला। एक बार आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं आपको समझाता हूं CEA का रिटायरमेंट के बाद और रिटायरमेंट से पहले वाला का हिसाब किताब क्या होता है। चलिए, मैं कंडीशन नंबर 1 ले रहा हूं, रिटायर्ड एज ऑन 31 मार्च 2022। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, ये आप 2022 के जगह 2019 भी ले सकते हैं, 2024 भी ले सकते हैं, मैंने केवल एग्जांपल के लिए लिया है। तो 31 मार्च 2022 को अगर कोई रिटायर हो जाता है तो इनका CEA 2021 और 2022 का जो एकेडमिक ईयर है, यानी कि अप्रैल 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक का ही उनको सर्विस के दौरान का मिलेगा। यानी कि ये आपका आफ्टर रिटायरमेंट पार्ट 2 ऑर्डर कराना पड़ेगा, और रिटायरमेंट हो जाने के बाद आपका पार्ट 2 ऑर्डर रिकॉर्ड ऑफिस भी कर सकता है, यूनिट भी कर सकती है। वैसे ज्यादातर केसेस में रिकॉर्ड ऑफिस ही करता है। तो यह आपका सर्विस के दौरान का मिलेगा। लेकिन
आगे जो भी अप्रैल 2022 से जो भी एकेडमिक ईयर शुरू हो जाएगा, अप्रैल 2022 से उसके आगे जितने भी हैं वो आपको केंद्र सैनिक बोर्ड के थ्रू से मिलेगा। केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में जाके उसको अप्लाई करना पड़ता है, जो आज के डेट में पेंशनर करते हैं। लेकिन ये केवल हवलदार रैंक तक के पेंशनर को ही लागू है, उससे ऊपर के रैंक वालों को, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर यानी जेसीओ रैंक को लागू नहीं है। चलिए, ये तो हो गया एक कंडीशन जो आपने समझा। अब इस डेट से पीछे के जितने भी उनके अगर कोई बचे हुए क्लेम है, मान लीजिए वो अगर बोलते हैं कि मुझे 2020 का नहीं मिला, पार्ट टू ऑर्डर हुआ था नहीं मिला, या पार्ट टू ऑर्डर ही नहीं हुआ था, तो ऐसा कंडीशन है तो वो भी हासिल कर सकते हैं। यूनिट पार्ट टू ऑर्डर करेगा, साथ में टाइम बार्ड सैंक्शन लगाएगा, क्योंकि ज्यादा देरी से पार्ट टू ऑर्डर करने से टाइम बार्ड सैंक्शन लगता है। तो ऐसे कंडीशन में उनको वो भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पार्ट टू ऑर्डर होना जरूरी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आगे समझाता हूं। चलिए, अब कंडीशन दूसरा, मान लीजिए कोई 30 सितंबर 2022 को रिटायर होता है, 30 सितंबर 2022 को, या मान लीजिए 30 अप्रैल 2022 को रिटायर होता है कोई, तो ऐसे कंडीशन में अब ये 2022 का साल शुरू हो चुका है, अप्रैल का एकेडमिक ईयर, तो आगे इनको 2023 के मार्च तक का जो एकेडमिक ईयर का भुगतान है, ये सर्विस के दौरान के रेट में ही होगा और वही सेम प्रोसेस में होगा। रिकॉर्ड ऑफिस पार्ट ऑर्डर करेगा, फिर उनको भुगतान होगा, क्योंकि उनके सर्विस में रहते ही वो एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आगे बेशक 11 महीने वो रिटायर रहे, चाहे 6 महीने वो रिटायर रहे, लेकिन उस पूरा एकेडमिक ईयर का जो भुगतान होगा वो रिकॉर्ड ऑफिस के पार्ट टू ऑर्डर के बेस पर ही होगा, सर्विस के दौरान वाला रेट में ही होगा, जो आज के डेट में शायद 33,750 है, क्योंकि 50% डीए होते ही 25% बढ़ोतरी उसमें हो गई थी। पहले 27,000 था, जिसमें बढ़ोतरी होकर के उतना बना, तो ये रहा। और मार्च 2023 तक, फिर अप्रैल 2023 से ऑनवर्ड जो है, जो भी आज के डेट तक जितना भी है वो केंद्र सैनिक बोर्ड के थ्रू से मिलेगा। यह है सिस्टम सीईए का, जो सर्विस के दौरान और रिटायरमेंट के बाद। अब चलिए, जो अप्लाई टर्म्स इन सर्विस वाला जो होता है, जो सीईए होता है, जो पार्ट ऑर्डर करने के बाद मिलता है, इसमें टर्म्स ये है कि एनी टाइम, कभी भी पार्ट ऑर्डर हो सकता है। देरी हुआ तो उसमें टाइम बार्ड सैंक्शन लग के हो जाएगा, पार्ट ऑर्डर होगा, क्लेम जाएगा, पैसा मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑर्डर मिलता है, पार्ट ऑर्डर करने के बाद ही मिलता है। फिर स्कूल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, स्कूल की तरफ से सर्टिफिकेट लाना होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन भी लगता है, वो चाहिए होता है। बिल्स फॉर ओल्ड केसेस रिक्वायर्ड, पहले बिल भी सबमिट किए जाते थे। अगर आप बहुत पुराना केस को अभी कराना चाहते हैं तो उसके लिए बिल की जरूरत पड़ेगी। पेड बाय पीएओआर द्वारा पेमेंट किया जाता है। फिर पार्ट टू ऑर्डर यूनिट भी करती है, रिकॉर्ड ऑफिस भी करती है। आफ्टर रिटायरमेंट के केस में, ऐसे केस में रिकॉर्ड ऑफिस करेगी। आप अगर ये कोई पेंशनर अगर पीछे का 2019 का 18 का अगर क्लेम कराना चाहे तो वो यूनिट करेगी। चलिए, अब रिटायरमेंट के बाद अप्लाई टर्म्स पोस्ट रिटायरमेंट, अप्लाई इन ड्यू डेट में ही आप अप्लाई करेंगे। बिल्कुल आज के डेट में अभी जो अप्लाई चल रहा है वो 2025-26 का एकेडमिक ईयर का चल रहा है, यानी कि अप्रैल 2025 से लेकर के मार्च 2026 का जो एकेडमिक ईयर है इसका अप्लाई चल रहा है। अब अगर आप इससे पहले का अप्लाई करना चाहें तो उसका कोई चारा नहीं है, कोई प्रावधान केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में नहीं है, इसलिए समय से ही जो है अप्लाई करना जरूरी होता है। ये एक कंडीशन है, अप्लाई इन ड्यू डेट ऑनलाइन थ्रू केंद्र सैनिक बोर्ड वेबसाइट। केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर भी सैनिक पाठशाला का वीडियो है, आपको बिल्कुल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, अप्लाई का प्रोसेस समझा करके भी वीडियो है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। चलिए, नो बिल्स रिक्वायर्ड, बिल्स की जरूरत नहीं है। पेड बाय केंद्र सैनिक बोर्ड, पेड लेटली, देरी से मिलता है। केंद्र सैनिक बोर्ड वाला द्वारा भुगतान होता है, लेकिन बहुत देरी से भुगतान होता है। आपने अप्लाई कर दिया, कभी कभी 1-1.5 साल 2 साल भी इंतजार करते हुए पेंशनर्स को हमने देखा है। तो ऐसे में आपका काम है सही डॉक्यूमेंट के साथ, सही तरीके के साथ अप्लाई कर देना। आगे कब मिलेगा वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए, अब चलते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी है दोस्तों, ईसीएचएस में होने जा रहा है एक ऐतिहासिक बदलाव। सुविधाओं के साथ बचाव का भी ख्याल, आगे बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी है। जी हां, अब ईसीएचएस में आपको बायोमेट्रिक अपडेट करना जरूरी होगा, जिसके बारे में एक लेटर जारी करके जानकारी दी गई है। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस की तरफ से यह लेटर 16 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है। जो लेटर बहुत सारे एड्रेसेस को भेजा गया, आप देख पा रहे हैं, आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर के एयर हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर और भी कई सारे जो है संस्थानों को भेजा गया है। अब देखिए,
इस लेटर में एक ऐतिहासिक बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है जो आने वाले दिनों में ईसीएचएस के साथ होने वाला है। जी हाँ, ईसीएचएस के जितने भी लाभार्थी हैं उनके लिए यह जानकारी अहम है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में अब ईसीएचएस आपका आधार के साथ, आपका बायोमेट्रिक डाटा के साथ जो है लिंक होने वाला है। आपका बायोमेट्रिक अगर अपडेटेड नहीं है तो हो सकता है ईसीएचएस में इलाज के दौरान आपको दिक्कत आए, इसलिए इस जानकारी को ध्यान से सुन लीजिए। आने वाले समय में आपको भी आपका बायोमेट्रिक अपडेट कराना पड़ेगा आधार में, ताकि आपका जो अभी का बायोमेट्रिक है, अभी के जो फिंगरप्रिंट है, अभी जो आंखों का आपका डिटेल्स है, वो डाटाबेस में रहे और जब भी आप ईसीएचएस में इलाज कराने के लिए जाएं तो उसी डाटाबेस के बेस पर आपका ईसीएचएस कार्ड जो है लिंक होकर के आपका इलाज हो सके। और जानकारी जो अहम जानकारी है ये वाला पैराग्राफ में, 4 नंबर पैराग्राफ में बताया गया, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर के स्पेशल ड्राइव चलाए जाएंगे। जिस तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग जगह पर आपको सुविधाएं दी जाती है, उसी तरीके से आपका बायोमेट्रिक अपडेट करने का भी काम आने वाले समय में चलेगा, जिसकी जानकारी ये 4 नंबर पैराग्राफ में बताया गया। देखिए, it is requested that ECHS beneficiaries be informed about the forthcoming implementation of Aadhaar based validation and be encouraged to update their biometric with UIDAI। यानी कि पेंशनर्स को इसकी जानकारी दी जाए, जो ECHS के बेनिफिशियरी हैं उनको इसकी जानकारी दी जाए और उनको हिदायत दी जाए कि वो अपना बायोमेट्रिक अपडेट करा लेंगे आधार का जो वेबसाइट में। Further, special drives may be organized by station headquarters to assist this updation of biometric through Veteran Sahayata Kendra, Veteran Outreach Program, special camps and during veteran rallies etc। यानी कि दोस्तों, अगर आपका आधार सेंटर वगैरह, सर्विस सेंटर वगैरह नजदीक है तो आप अपना बायोमेट्रिक अपडेट करा के रख लीजिए, ये हिदायत है। लेकिन बाई चांस आप नहीं भी करा पाते हैं तो आने वाले समय में स्टेशन हेडक्वार्टर के थ्रू से, वेटरन सहायता केंद्र के थ्रू से या वेटरन आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू से भी या स्पेशल कैंप लगा के भी ये कार्रवाई कराया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।